हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्री वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी। तो पाठ पढ़ने से पहले पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पाठ में लेखक ने हिमालय की बेटियों के बारे में बताया है और साथ ही हिमालय पर्वत को पिता के रूप में और हिमालय से निकलने वाली नदियों को उनकी बेटियों के रूप में उनका मानवीकरण किया है। मानवीकरण यानी मानव के रूप में दर्शाया है तथा साथ ही बड़े सुंदर ढंग से उनको चित्रित भी किया है। तो आइए पाठ को विस्तार से समझते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि अभी तक लेखक ने उन नदियों को सिर्फ दूर से देखा था और दूर से देखने पर वे नदियाँ कैसी प्रतीत होती थी? गंभीर, शांत और अपने आप में ही खोई हुई सी लगती थी। और लेखक ने उन नदियों को कहाँ देखा था? मैदानी भागों में। और मैदानी भागों में जब नदियाँ आ जाती हैं तो वे शांत हो जाती हैं, गंभीर हो जाती हैं और उनका जल जो है, उस जल का वेग भी कम हो जाता है। और संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत यानी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक, उत्तेजित, प्रतिष्ठित। नदियाँ जो है एक प्रतिष्ठित महिला की तरह वे लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि नदियों के प्रति उनके मन में बहुत ही ज़्यादा आदर और श्रद्धा के भाव थे। और जब लेखक नदी की धारा में यानी नदी में डुबकियां लगाते तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता जैसे वे अपनी माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद में जिस प्रकार से वे खेल रहे हों। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो लेखक बता रहे हैं कि जब लेखक हिमालय पर्वत की तरफ घूमने गए तो उन्होंने देखा कि वही नदी जो मैदानी भागों में बहुत ही शांत और गंभीर होती है और वही दुबली पतली गंगा, यमुना और सतलुज नदी समतल मैदानों में उतरकर कितनी विशाल हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदानों में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब इनका कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। जैसा मैंने बताया कि लेखक हिमालय की तरफ घूमने निकल गए तो जिसके कारण उन्होंने देखा कि जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं और समतल मैदानों की ओर आती हैं तो वे किस प्रकार से खिलखिलाकर हंसती हैं। यानी नदियाँ पहाड़ों में बहुत ही चंचल, चुलबुली होती हैं और भावभंगी यानी वे अपने मन खुशी का भाव अपना प्रकट करती हैं। लेकिन जब वे मैदानी भागों में आती हैं तो वे कितनी शांत हो जाती है, उनकी वे भाव भंगिमा सब मैदान में जाकर समाप्त हो जाती है। तो लेखक आगे बता रहे हैं कि जब भी लेखक किसी लड़की को देखते हैं तो उनका ध्यान और साथ ही किसी कली पर जब उनका ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल नहीं होता, विस्मय नहीं होता। कौतूहल और विस्मय यानी आश्चर्य नहीं होता
जितना कि उन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो बेटियां यहाँ पर कौन है? हिमालय से निकलने वाली नदियों को लेखक ने हिमालय की बेटियों के रूप में उसका मानवीकरण किया है। तो जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, उनकी बाल लीलाओं को देखकर लेखक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य विस्मय हो जाते, जबकि उन्हें कोई लड़की देखने पर या फिर किसी कली पर भी ध्यान अटकता नहीं था, जितना कौतूहल उनको इन नदियों की बाल लीला देखकर होता था। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय असतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो लेखक बता रहे हैं कि जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो वे उनका लक्ष्य क्या है उन्हें ये नहीं पता है, और किस चीज़ ने उन्हें बेचैन कर रखा है कि अपने महान पिता कौन है यहाँ पर? हिमालय पर्वत। तो अपने महान पिता का प्रेम पाकर भी वे उससे अतृप्त यानी संतुष्ट नहीं है। तो कौन उनकी प्यास मिटा सकेगा, अर्थात कौन उन्हें संतुष्ट कर सकेगा? और बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएं और सरसब्ज उपत्यकाएं से होती हुई। बंधुर आदित्यकाएं होता है बच्चों कि पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि की वनस्पतियां होती हैं वो बंधुर आदित्यकाएं होती हैं, और सरसब्ज यानी हरी भरी, और उपत्यकाएं यानी घाटियां। तो नदियां जो है जब हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो वे बंधुर आदित्यकाओं से होती हुई, हरी भरी घाटियों से होती हुई, और वे धीरे धीरे जो है मैदानी भागों की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो जब वे इन सब जगहों पर होती हैं तो वे बहुत ही ज़्यादा चंचल चुलबुली होती हैं, और अब उनका वेग जो है बहुत ही तेज़ होता है। जब नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो उनका प्रवाह बहुत ही तेज़ होता है, लेकिन जैसे जैसे वे समतल मैदानों की ओर जाती हैं उनका जो जल का प्रवाह है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी नदियाँ शांत भाव में आ जाती हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो यहाँ लेखक आगे बता रहे हैं कि जब हिमालय पर्वत से ये नदियाँ निकलती हैं तो वे वहाँ पर अपनी बाल लीला दिखाती हैं, यानी अपनी बचपन की बातें दिखाती हैं। लेकिन जैसे जैसे वे देवदार, चीड़, चिनार, सफ़ेदा इन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती हैं तो उन्हें अपने पिता यानी हिमालय पर्वत की बातें याद आने लग जाती हैं कि वे बाल लीला किस प्रकार से बाल लीला अपनी करती थी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, यानी कौन जानता है कि बूढ़ा हिमालय पर्वत इन अपनी नटखट बेटियां कौन, यानी जो ये नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, तो कितना सिर धुनता यानी कितनी चिंता करता है। जब हिमालय पर्वत से नदियां निकल जाती हैं और वे समतल मैदानों की ओर बढ़ती हैं तो हिमालय पर्वत उनकी चिंता करता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। और जब वे नदियाँ हिमालय पर्वत से निकल जाती हैं और समतल मैदानों की ओर बढ़ जाती हैं तो जब अगर हिमालय पर्वत से कोई पूछे तो वह विराट हिमालय पर्वत उत्तर की दिशा में जो है वो मौन यानी शांत अवस्था में वो खड़ा नजर आता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो यहाँ लेखक ने बताया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे दो नदियां हैं जो
इन सभी नदियों के मिलने से बनती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वे इतनी विशाल नदियां हैं जिनमें इन सभी नदियों का जल मिल जाता है और वे दोनों क्या बन जाती हैं, महानद। महानद होता है कि छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनने वाली जो नदियां होती हैं वो महानद होती हैं। तो इन सभी नदियों से मिलकर सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां महानद का रूप ले लेती हैं। और ये किस प्रकार से बनती हैं? ये हिमालय पर्वत पर जो बर्फ है वो पिघल पिघल कर धीरे धीरे वह पानी के रूप में इन नदियों में शामिल होती जाती है और धीरे धीरे ये नदियां समुद्र की ओर बहने लग जाती, प्रवाहित यानी बहने लग जाती हैं। और कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र। और बताया है लेखक ने कि वह समुद्र कितना भाग्यशाली है कि जिसे पर्वतराज हिमालय ने इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय दिया। यानी कौन सी दो नदियां? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु पंजाब की तरफ से बहती है और सागर में मिल जाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है असम, तिब्बत, बांग्लादेश से होती हुई समुद्र में मिल जाती है। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से पर्वतराज हिमालय अपनी इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय समुद्र को मिला है, क्योंकि अंत में जाकर पहाड़ों से निकलकर ये नदियां कहाँ मिल जाती हैं? समुद्र में। तो इसीलिए हिमालय पर्वत की इन बेटियों का श्रेय समुद्र को मिला है, क्योंकि समुद्र में जाकर वे नदियां मिल जाती हैं। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अभी लेखक बता रहे हैं कि जो लोग मैदानी जगहों में इन नदियों को देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं होता है कि किस प्रकार से ये इतने शांत भाव में रहते हुए अपने पिता हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर खेला करती थी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जो पहाड़ी लोग हैं वे इन नदियों का स्वरूप हमेशा देखते हैं, इन नदियों को हिमालय से निकलते हुए, पहाड़ों से बहते हुए हमेशा देखते हैं। लेकिन जो लोग मैदानी भागों में रहते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये नदियाँ पहाड़ी स्थानों में किस प्रकार से, कितने वेग से बहती हैं। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि भले ही पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए ये जो है आकर्षक ना हो कि नदियाँ किस प्रकार से समतल मैदानों में शांत हो जाती हैं और पहाड़ी इलाकों से निकलते हुए उनका प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि भले ही उनके लिए यह लुभावना ना हो, तो यह रूप बिल्कुल ही उनके लिए अच्छा है कि हिमालय को ससुर तो और समुद्र को उसका दामाद कहने में लेखक को कोई भी झिझक नहीं हो रही है। तो लेखक यहाँ हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं और हिमालय की बेटियाँ कौन है? नदियाँ, और हिमालय उनके पिता हैं। तो इस नाते जब नदियाँ बहते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो समुद्र हिमालय पर्वत का दामाद है। इसीलिए ये सब कहने में लेखक को कोई भी झिझक नहीं होती कि हिमालय पर्वत नदियों के पिता होने के नाते समुद्र के ससुर है और समुद्र नदियों का जल समुद्र में मिल जाने के कारण समुद्र हिमालय पर्वत के दामाद है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते
जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जो एक और कवि हैं कालिदास ने विरही यक्ष यानी जो अपनी यक्षिणी से बिछुड़ गए थे, तो उन्होंने मेघदूत मेघदूत यानी बादलों के द्वारा अपना संदेश अपनी यक्षिणी तक पहुंचाया और कहा कि रास्ते में जब बेतवा नदी पड़ेगी तो उसे अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी उस नदी में थोड़ा सा वर्षा का दान देते हुए जाना, और जिससे तुम्हारी प्रेयसी यानी प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो यहाँ पर नदी और बादल को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है, क्योंकि जब मेघ मेघ यानी बादल वर्षा करते हैं तो वो वर्षा का पानी नदियों में आता है, इसीलिए यहाँ पे प्रेयसी के रूप में नदियों को चित्रित किया है। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस कवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन यानी कि जिसमें प्राण हो, जान हो। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों, समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में दिखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि हर कवि ने जैसे हर कवि ने नदियों का सचेतन रूप पसंद किया है, यानी नदियों को जिस प्रकार से मनुष्यों में हम सभी में जान है, प्राण है, उसी प्रकार नदियों को भी सचेतन कहा है, क्योंकि नदियों में भी जान है, प्राण है, उनका जल लगातार बहता रहता है। तो इसीलिए उन लेखक को उनका सचेतन रूप पसंद है। और दरअसल जिन लोगों ने नदियों को पहाड़ी घाटियों में और समतल मैदानों के में जुदा जुदा अलग अलग शक्लों में देखा है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में नदियों का जल बहुत वेग से, बहुत प्रवाह से बहता है, और जैसे जैसे नदियाँ समतल आंगनों की ओर आती हैं तो उनका जो जल है वो शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है, और सभी लोगों को उनका अलग अलग रूप देखने को मिलता है। तो सभी लोग इस नतीजे पर अवश्य ही पहुंचेंगे कि नदियां जो है अपने चंचल रूप में भी अच्छी लगती हैं। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो जैसे जैसे समय समय पर नदियों को अलग अलग रूपों में चित्रित किया गया है, अलग अलग रूपों में मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ काका कालेकर भी एक लेखक हैं, कवि हैं, जिन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है। लोकमाता यानी संसार की माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। तो अगर माता बनने से पहले अगर हम इन्हें बेटियां मान लें तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। प्रेयसी यानी प्रेमिका की भावना अगर पैदा करें तो कैसा होगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो बहुत सारे कवियों ने इन्हें लोक माता का के रूप में इनका मानवीकरण किया है, किन्हीं ने कि बहुत सारे कवियों ने प्रेयसी के रूप में दर्शाया है, और एक और ममता का रूप है जो बहन का स्थान इन नदियों को मिला है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि थोलिंग तिब्बत की बात है। जब लेखक तिब्बत की ओर गए हुए थे तो उनका मन उचट गया था। तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मन मैं गुनगुनाने। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब वे तिब्बत की ओर गए तो उनका मन बहुत ही दुखी था और उनकी तबीयत भी ढीली थी, तो जिसके कारण वे सतलुज नदी के किनारे बैठ गए और दोपहर का समय था, इसीलिए अपना मन शांत करने के लिए उन्होंने पानी में पैर लटका दिए और थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील यानी नदी के बहते हुए जल ने उनका मन प्रसन्न कर दिया और तनमन ताज़ा होने के बाद वे एक गाना गुनगुनाने लगी। तो कौन सा गाना है? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि हे सतलुज बहन, तुम्हारी जो अचरज लीला है वो तुम्हारी लीला है वो बहुत ही आश्चर्यचकित है, बहुत अचरज है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, और जब मैंने तुम्हारे जल में
पांव डाला तो मुदित यानी मेरा मन प्रसन्न हो गया और मेरी खुमारी, खुमारी यानी मेरे जो भी दुख थे वे खत्म हो गए। जाओ मैं तुम पर बलिहारी, तो मैं तुम्हें बलिहारी यानी तुम्हें सादर प्रणाम करता हूँ। तुम बेटी, यह बाप हिमालय। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि तुम बेटी हो और हिमालय कौन है? तुम्हारे पिता। चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तो जब तुम हिमालय पर्वत से विदा हो गई हो, उनका आंचल छोड़ के आ चुकी हो, तो हिमालय जो है चुपचाप है, लेकिन तुम्हारे वहां से आ जाने के कारण वे चिंतित भी हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि प्रकृति के रूप में जो चित्रित किया गया है कि हिमालय पर्वत की जो अनुपम अद्भुत छाप है वो प्रकृति ने अलग ही उसको चित्रित किया है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो इसीलिए यहाँ लेखक कह रहे हैं कि ये सतलुज बहन तुम्हारी सदा ही जय हो और तुम अपने जल से हर मनुष्य का भला करो और हर मनुष्य को जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। क्योंकि जिस प्रकार से नदियों का जल जीवन पर्यंत आगे बढ़ता रहता है, नदी का वेग जिस प्रकार से प्रवाह आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को आगे पथ पर ले जाते रहना चाहिए। तो मुझे आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा।